हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में लेक्चर 6 और इस सेशन में हम कवर करेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। प्रीवियस सेशन में हमने क्या कुछ कवर किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप इस सेशन के साथ अपने आप को बहुत ही इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और हमने समझा था कि पोर्तुगीज हमारे भारत में कब और क्यों आए थे। सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। थर्ड सेशन में हमने कवर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फोर्थ सेशन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश एंड साथ साथ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के जो बीच में कर्नाटकी वार्स हुए थे वो भी हमने फोर्थ सेशन में कवर किए थे। और फिफ्थ सेशन प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और जो ये वाला सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब देखिए, हम यहाँ पर रीजन टू रीजन काफी डिटेल में जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल वाला रीजन कब और कैसे कब्जाया। जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, देन 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ। ये हम आज डिस्कस करेंगे। और देन हम डिस्कस करेंगे मैसूर वाला रीजन कि हैदर अली ने किस तरह से अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। फिर फर्स्ट टू वार हैदर अली के साथ हुए और लास्ट के जो दो वार हैं वो टिप्पू सुल्तान के साथ लड़े गए थे। ऐसे ही मराठा वाला रीजन भी हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया था। मराठा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे एक टाइम पर, और जैसे ही थर्ड पानीपत का बैटल होता है उसके बाद मराठा वीक हो जाते हैं और देन हमें एंग्लो मराठा वार देखने को मिलते हैं। उसके बाद पंजाब वाला रीजन भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। द लॉयन ऑफ पंजाब बोले तो हम महाराजा रणजीत सिंह जी को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर कवर करेंगे एंग्लो सिख वार। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ बंगाल वाला रीजन ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए, बंगाल मुगल्स के समय में बहुत रिच स्टेट हुआ करता था क्योंकि हाई फर्टाइल लैंड था और ब्रिटिशर्स भी यहाँ से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, लगभग 50,000 पाउंड सालाना। अब ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करते थे? साल्ट पेटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया 50,000 पाउंड सालाना ब्रिटिशर्स यहाँ से कमा रहे थे। और जैसे ही 1717 में फारूक सियार ब्रिटिशर्स को मात्र 3,000 रुपए में 3 एरियाज दे देता है। और वो 3 एरियाज कौन से हैं? BOB से आप याद रख सकते हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। और भी बहुत सारे एरियाज दिए जाते हैं और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो मैग्ना कार्टा ब्रिटिशर्स को फारूक सियार के समय में मिला था, मतलब एरियाज मिल गए थे और बहुत कम रुपए में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ट्रेड कर सकते हैं। एक तरह से ट्रेड फ्री इनको कहा जाता है। और मैंने थर्ड सेशन में आपको काफी डिटेल में कवर करवाया था मैग्ना कार्टा, होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर इनकेस आपने वो सेशन नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट से आप सभी के सभी सेशन देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम जान रहे थे कि ब्रिटिशर्स किस तरह से यहाँ पर अपना मुनाफा कमा रहे हैं और कौन कौन से यहाँ पर गुड्स का ट्रेड करते थे, जैसे साल्ट पेटर का, राइस का, इंडिगो का, पेपर का, शुगर का, सिल्क का, कॉटन टेक्सटाइल्स का एंड हैंडीक्राफ्ट्स का। अब देखिए, 60% ब्रिटिशर्स यहाँ से ही ट्रेड करते थे इंडिया से, मतलब बंगाल वाले रीजन से ही ट्रेड करते थे। और 1713 में फारूक सिहार ने एक फरमान इशू करा कि जो मुगल अंपायर के अंडर एरियाज हैं उनको डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया था। मतलब बंगाल वाला रीजन इंटरनली यहाँ पर कौन संभालेगा? जो वहां के सूबेदार थे। सूबेदार कौन थे? मुर्शद कुली खान। और एक्सटर्नली यहाँ पर राज किसका रहेगा? मुगल्स का। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज क्या होता है। कि जैसे आज हमारे इंडिया गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज वे में रूल करती है, या एक तरह से हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब आपको पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पर स्टेट्स के जो सीएम है, मतलब 28 स्टेट्स हैं, और यूटीज के जो यहाँ पर 2 यूटी के सीएम है, पौंडीचेरी एंड दिल्ली के। तो यहाँ जो पीएम के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसके बाद आप देखते हैं कि कई जगह आलोचना होती है उस डिसीजन की। जैसे अगर हम डीमोनेटाइजेशन का एक बार डिसीजन याद रखें तो उस समय काफी स्टेट्स ने इसको एक तरह से सही नहीं माना था। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, तो ऐसी पावर को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज पावर। तो यहाँ पर जो फारूक सियार है उसको लग रहा था कि मुगल्स के खिलाफ विरोध ना हो जाए, तो उसने क्या कर दिया? अपने एरियाज में डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। मतलब जो वहां के सूबेदार हैं उन्हीं को वहां का नवाब बना दिया कि एक तो वहां पर वो पावर संभाल लेंगे, साथ साथ अगर हमें जरूरत होगी तो वो हमारा साथ देंगे। समझ में आ गया आपको? क्योंकि देखो, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी हैदराबाद को आजाद करवा लिया था, मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रीवियस सेशन है उसमें। तो इसी तरह से फारूक सिहार ने डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया कि मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट ना हो। मतलब इंटरनली तो ये रीजन फ्री हो जाए, एक्सटर्नली कौन रूल करता रहे? मुगल्स ही रूल करते रहे। तो नवाब कौन बना? मुर्शद कुली खान, जो कि पहले सूबेदार हुआ करते थे मुगल्स के अंडर।
सूबेदार क्या होता है कि यहाँ पर टैक्स वसूलेगा कौन? सूबेदार। और एक तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? सूबेदार ही संभालेगा। मतलब काम वही है, एक तरह से इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है सुहाज उद्दीन, और फिर सरफराज खान, अली वर्दी खान, देन सिराजुद्दौला, मीर जाफर एंड मीर कासिम। तो ये नवाब्स रहे हैं, और इनको हम डिटेल में जब कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुर्शद कुली खान क्या थे? पहले सूबेदार थे, और फिर इनको इनको जब नवाब बनाया गया तो इन्होंने एक सिटी को फाउंड करा, मुर्शिदाबाद, और अपनी कैपिटल ढाका से शिफ्ट कर ली मुर्शिदाबाद। और 1717 में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और देन नेक्स्ट नवाब बने सुहाजुद्दीन खान। अब देखो, सुहाजुद्दीन खान से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक तो इन्होंने टाइटल अडॉप्ट करा था, वो टाइटल अपने आप में ही बहुत बड़ा टाइटल है और आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुतमन उल मुल्क एंड सुहाज उद्दीन असद जंग। याद रहेगा? दो तीन बार आप इसको क्रैम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये तो याद रहेगा कि हाँ, इस तरह का कोई टाइटल था जो सुहाजुद्दीन खान ने अडॉप्ट किया था। और सुहाजुद्दीन खान ने अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए इसको थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज कैसे? मतलब अपना जो अंपायर है उसको चार एरियाज में डिवाइड कर लिया। और वो चार एरियाज कौन कौन से थे? सेंट्रल, डेक्कन, उड़ीसा एंड बिहार। अब सेंट्रल में तो ये खुद संभालता था, और डेक्कन, उड़ीसा, बिहार में इसका एक डिप्टी सूबेदार था, जिसको नायब नजीम कहा जाता था। उस समय इस पोस्ट को क्या कहा जाता था? नायब नजीम। और नायब नजीम कौन था? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। अब जैसे ही सुहाजुद्दीन खान की डेथ होती है, नेक्स्ट नवाब बनाया जाता है सरफराज खान को। सरफराज खान सिर्फ 1 साल के लिए ही यहाँ पर रूल कर पाया था, इतना ये ताकतवर रूलर था नहीं, और इसी वजह से यहाँ पर हमें कू देखने को मिलता है। कू बोले तो तख्ता पलट। और इसने एक टाइटल अडॉप्ट करा था, ये टाइटल का आप क्रैम कर लेना, अलामुद्दीन दौला हैदर जंग। अब नेक्स्ट नवाब बनता है अली वर्दी खान। अब देखो, जैसे ही अली वर्दी खान यहाँ पर नवाब बनता है, और ऐसा कहा जाता है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मुगल से जो बंगाल वाला रीजन है वो अली वर्दी खान के समय में ही हुआ था। अच्छा, एक चीज याद रखना, 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नादिर शाह ने जब अटैक किया था तो बंगाल का नवाब कौन था? सरफराज खान। बस ये आपने यहाँ पर क्रैम करना है, क्रोनोलॉजी को समझना है बस। और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अली वर्दी खान। अब देखो, अली वर्दी खान जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीटली जो इंडिपेंडेंट है, बंगाल वाला रीजन वो अली वर्दी खान के समय में ही हुआ था। और ये पहले आर्मी कमांडर हुआ करता था सरफराज खान के अंडर। और देन जहां पर इसने देखा कि जो सरफराज खान है वो इतना अच्छे वे में बंगाल वाले रीजन को नहीं संभाल पा रहा, तो इसने क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया, और सरफराज खान को मारा विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ एक नोबल थे, इनके रिच बैंकर, इनको एक तरह से मतलब एक नोबल, और ये रिच रिच बैंकर थे। आलमचंद फाइनेंसर थे। हाजी अहमद, इनकी हेल्प से इसने सरफराज खान को मारा था। जब मराठास का दबदबा चल रहा था उस समय, और मराठास काफी स्ट्रांग थे, मराठास वीक हुए थे 1761 में, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उससे पहले जो मराठास हैं वो काफी स्ट्रांग थे। और मराठास रघुनाथ राव के अंडर जो बंगाल वाला रीजन है वहां पर अटैक करते हैं, और अलीवर्दी खान ये बैटल हार जाता है, और बदले में इसने उड़ीसा वाला जो प्रोविंस है वो मराठास को दे दिया था, और सालाना 12 लाख टैक्स भी दिया था। अब मराठास में जो टैक्स वसूला जाता था वो चौथ टैक्स की वे में वसूला जाता था। तो आपने याद रखना है कि जो एनुअल चौथ टैक्स है वो कितना दिया जाता था? 12 लाख के आसपास। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बेसिकली साइलेंटली वे में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, मतलब बैकहैंड पर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि अलीवर्दी खान काफी स्ट्रॉन्ग नवाब था। अब यहाँ पर ओपनली तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकती थी। अब जैसी अलीवर्दी खान की डेथ होती है तो नेक्स्ट नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की जो एज है वो कई बुक्स में 18 है, कई बुक्स में 22 है, कई बुक्स में 20 है। तो हम ऑन एन एवरेज 20 साल मान लेते हैं सिराजुद्दौला की एज। काफी यंग नवाब था, एरोगेंट था, और शॉर्ट टेम्पर्ड था। और जैसे ही ये नवाब बनता है तो बहुत सारे जो इसके नॉबल्स हैं वो इससे परेशान हो जाते हैं। अब देखो, सिराजुद्दौला के बाद या सिराजुद्दौला से जो उस समय अंपायर में होंगे तो उनको भी लगता होगा कि हम भी यहाँ पर नवाब बन सकते थे। और नवाब की जो पोस्ट है वो किसके पास चली जाती है? सिराजुद्दौला के पास।
और इसी के चलते हुए यहाँ पर जो इसके नॉबल्स हैं वो इससे एक तरह से नाराज हो जाते हैं और इसके इंगेज्ड में चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टेम्पर्ड था ये, और ग्रैंडफादर थे अली वर्दी खान इसके मदर साइड से, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, समटाइम्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। अब जो सिराजुद्दौला था उसने देखा कि जो बंगाल वाला रीजन है ये कंप्लीटली ब्रिटिशर्स एक्वायर कर रहे हैं, और अली वर्दी खान फ्रेंच की हमेशा सपोर्ट लेता था, तो फ्रेंच भी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ सिराजुद्दौला ने देखा कि हम काफी लॉस में जा रहे हैं, मतलब बंगाल में जो नवाब है उसकी ऐसा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और बंगाल को काफी लॉस हो रहा है, तो इसने दोनों कंपनी को अपने एम्पायर में बुलाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यहाँ पर सिराजुद्दौला ने बोला कि हम यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट है, और जो आपको मैग्ना कार्टा यहाँ पर दिया गया था फारूक सियार के समय में वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, अब आपको यहाँ पर हमें टैक्स देना होगा। अब देखो ये जो टैक्स वाली बात है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान लेती है, क्योंकि इनको ऐसा कोई मैग्ना कार्टा नहीं मिला होता, अली वर्दी खान की सपोर्ट होती है, जस्ट उसी के बिहाफ पर यहाँ पर ये ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो टैक्स देने के लिए मान जाती है, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर हवाला देती है फारूक सियार के मैग्ना कार्टा का, और ये यहाँ पर बोलते हैं कि हम आपको कोई भी टैक्स नहीं देने वाले। और इधर से फोर्टिफिकेशन तो इनका चल ही रहा है, मतलब किलाबंदी चल रही है, आर्मी यहाँ पर अपनी ये बना रहे हैं, और ब्रिटिशर्स उस समय काफी ज्यादा इलीगल ट्रेड कर रहे थे, और जो कन्फ्लिक्ट है नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में वो बढ़ता जा रहा था, मिस यूज ऑफ दस्तख्त, और इसी वजह से यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और सिराजुद्दौला के अपने अंपायर में बहुत सारे एनिमीज थे, इसकी फैमिली में अपने बहुत सारे एनिमीज थे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक फौजदार ऑफ पूर्णिया था जिसका नाम था शौकत जंग, जो इसका कजन ही था, उसके साथ इसकी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ मनिहारी। अब ये बैटल आपने यहाँ पर याद रखना है, बैटल ऑफ मनिहारी कब हुई थी, 1756 में, और इसमें शौकत जंग मारा गया था, और घसीटी बेगम इसकी आंट थी, वो भी इसके एंगेज में थी, और बंगाल आर्मी कमांडर मीर जाफर वो भी इसके एंगेज में थे, जो कि अली वर्दी खान के ब्रदर इन लॉ थे, और मीर जाफर को लगता था कि मुझे यहाँ पर नवाब बनना चाहिए, ना कि सिराजुद्दौला को। और यहाँ पर जगत सेठ जो कि बैंकर थे वो भी इसके एंगेज में थे, राज बल्लभ ये भी इसके एंगेज में थे। अच्छा, राज बल्लभ के बेटे थे कृष्णा दास, इनको एक तरह से शेल्टर दिया था किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ये भी इसके एंगेज में थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा दास को शेल्टर किसने दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक बीपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में, तो आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद राय दुर्लभ ये भी एंगेज में थे, एंड ओमनी चंद जो कि फाइनेंसर थे वो भी एंगेज में थे सिराजुद्दौला के। अब सिराजुद्दौला को पता था कि इतने सारे लोग मेरे एंगेज में हैं, तो सिराजुद्दौला ने एक यहाँ पर पेशकर कह सकते हो आप, वाजिर कह सकते हो, वो अपॉइंट किया मोहनलाल, और ये मोहनलाल कश्मीर से बिलोंग करते थे। अब मोहनलाल एक तरह से वफादार थे किसके, सिराजुद्दौला के। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला को पता था कि ब्रिटिशर्स के साथ मेरा एक टसल चल रहा है, साथ साथ अपने अंपायर में जो नोबल्स हैं उनके एंगेज में टसल चल रहा है, और फैमिली मेंबर तो मेरे एंगेज हैं ही। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला को लगा कि देखो ब्रिटिशर्स को अगर हम वीक कर देते हैं तो हमें बेनिफिट होगा, तो ब्रिटिशर्स को वीक करने के चक्कर में इसने एक ट्रेजेडी कर दी जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। पहले तो छुटपुट टसल चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, फिर ब्रिटिशर्स पर इसने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद 146 जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे उनको कैप्चर किया गया और एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया 18/14 के, और जिस वजह से 123 सोल्जर्स की ड्यू टू सफोकेशन डेथ हो गई। और जो 23 सोल्जर्स बचे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के उस समय के गवर्नर होते थे रॉबर्ट क्लाइव, वो उस समय मद्रास गए हुए थे, और जैसे ही मद्रास से लौटे तो उनको बताया कि इस तरह से हमें कमरे में बंद कर दिया, बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पर अपनी जान बचाई है। एंड देन यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है और सिराजुद्दौला इनके बीच में एक तरह से ऐलान जंग हो जाता है, और यहाँ पर जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल वाला रीजन एक्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव अपने एडमिरल चार्ल्स वेटसन को एक तरह से यहाँ पर ऑर्डर करते हैं कि आप जो बंगाल वाला रीजन है, जो कलकत्ता वाला रीजन है, बंगाल नहीं कलकत्ता वाला रीजन है, इसको फिर से जीतिए, और यहाँ पर कलकत्ता के जितने भी पोर्ट्स हैं उन पर काफी बमबारी करी जाती है एडमिरल चार्ल्स वाटसन के द्वारा, और सिराजुद्दौला इसे डर जाते हैं। और फिर यहाँ पर 1757 फरवरी में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब ये अलीनगर बेसिकली कलकत्ता को ही कहा जाता था। जैसे ही सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता था उसके बाद कलकत्ता का नाम बदल दिया था अलीनगर, और अलीनगर की ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि हम यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन की जो परमिशन है वो सिराजुद्दौला से ले ली थी, और
यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड में ऐसा हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे। तो यहाँ ये ट्रीटी में डिसाइड किया गया था। और सिराजुद्दौला ने बदले में यहाँ पर एक तरह से ब्रिटिशर से आश्वासन लिया था कि आप मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। अब देखो, सिराजुद्दौला को हराने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक तरह से तैयारी शुरू कर दी थी फरवरी में ही, और जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे मीर जाफर, उनको अपनी तरफ कर लिया। और उसके बाद जो भी यहाँ पर इसके नोबल्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनको अपनी तरफ कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। और देन 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। बैटल ऑफ प्लासी एक स्मॉल विलेज है जो कि आपको कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना थी मात्र 3,000 और सिराजुद्दौला के पास सेना थी लगभग 40,000। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ये बैटल जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कमांडर इन चीफ होते हैं सिराजुद्दौला के, वो किसका साथ देते हैं? रॉबर्ट क्लाइव का, मीर जाफर। और मीर जाफर को यहाँ पर एक तरह से नेक्स्ट नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं उस समय। और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल नियुक्त होते हैं 1757 से लेकर 1760। अब यहाँ मीर जाफर को जब नवाब बनाया जाता है तो इनसे वार इंडेमनिटी लिया जाता है कि देखो, हमने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और इसके बदले में आपको हमें पैसा देना होगा। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर डिमांड करते हैं 2.2 करोड़ की, या आप यहाँ पर 2 करोड़ ही मान लो। और मीर जाफर यहाँ पर बंगाल की ट्रेजरी से ब्रिटिशर्स को अमाउंट देते हैं लगभग 1,77,00,000 का। और मीर जाफर जैसे ही नवाब बनते हैं तो उस समय ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये हमारे लॉयल रहेंगे, और जो भी हमने यहाँ पर काम करवाना है वो मीर जाफर से बहुत ही ईजिली करवा पाएंगे। जो यहाँ पर ट्रेड फ्री एरियाज हैं, जैसे ये साउथ पारनागास वाला एरिया है, ब्रिटिशर्स ने ले लिया था मीर जाफर से, इसकी जमींदारी ले ली थी। और भी बहुत सारे यहाँ पर मीर जाफर से एरियाज ले लिए गए थे कि हम यहाँ पर ट्रेड फ्री करेंगे। तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स का जो एक तरह से होल्ड है वो बंगाल वाले रीजन में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हो गया था। अब मीर जाफर ने देखा कि 1759 में जो ट्रेजरी है बंगाल की वो बिल्कुल खाली होगी। अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर अपनी मनमारी जो मनमर्जी कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो जिस तरह से एक तरह से मीर जाफर को पपेट नवाब बना दिया, तो मीर जाफर ने क्या करा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक तरह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स को हराना चाहती थी और अपना एक होल्ड बनाना चाहती थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट करने का मेन उद्देश्य क्या था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल वाले रीजन में आएगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएगी। और बदले में यहाँ पर मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप जैसे भी ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बस आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल दो। अब डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ बिदारा, और ये 1759 में लड़ी गई थी। यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसी ये बात पता चलती है, देन वो मीर जाफर को नवाब पद से हटा देते हैं और नेक्स्ट नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। अब मीर कासिम यहाँ पर नेक्स्ट नवाब पद पर जैसी नियुक्त होते हैं, उस समय मीर कासिम को लगता है कि अब मैं यहाँ पर नवाब बन चुका हूँ और देन यहाँ पर अब मेरी ही चलेगी। लेकिन आपको बताइए कि एक तरह से ये तो पपट नवाब था, और धीरे धीरे मीर कासिम को भी पता लगा कि ब्रिटिशर्स जस्ट अपना यहाँ पर काम निकलवा रहे हैं और जो भी एरियाज इनको चाहिए वो मुझसे साइन करवा रहे हैं, और देन यहाँ पर जो मेरी ड्यूटीज है, मतलब जो मेरी एक तरह से पावर है, वो बहुत ही वीक है कंपैरेटिवली ब्रिटिशर्स। और मीर कासिम ने ये देखते हुए अपनी कैपिटल को सबसे पहले शिफ्ट करा मुर्शिदाबाद से मुंगेर, कि ब्रिटिशर से कुछ दूरी बनाई जाए। और मुंगेर में इसने जो एक तरह से जो गोला बारूद होते हैं उसकी फैक्ट्री खोली, और देन ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज के जो कमांडर होते हैं उनको हायर करा कि हम बैटल इन फ्यूचर के लिए लड़ें, तो हमारी जो आर्मी है वो प्रिपेयर्ड रहे। अब 1763 में मीर कासिम का जो ब्रिटिशर्स के साथ टसल है वो स्टार्ट हो जाता है, छुटपुट बैटल स्टार्ट हो जाती है। और मीर कासिम यहाँ पर चाहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको वीक करा जाए। तो मीर कासिम क्या करते हैं कि जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनको कहते हैं कि आप फ्री में यहाँ पर ट्रेड करो, कोई ऐसा आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना, आप फ्री में ट्रेड करो। और बदले में क्या होगा, ब्रिटिशर्स वीक होंगे और आपको कोई ऐसे ड्यूटी नहीं देनी है। अब मीर कासिम और जो ब्रिटिशर्स हैं इनके बीच में जो टसल है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और 1763 में ब्रिटिशर पटना में जो ब्रिटिशर्स के जो एम्प्लॉयज थे उनको मार देते हैं। इसको पटना की ट्रेजेडी या पटना की घटना भी कहा जाता है। और देन मीर कासिम पटना की घटना करने के बाद अवध भाग जाते हैं, अवध में जाके शेल्टर लेते हैं। अवध के उस समय नवाब कौन थे? सुहाज उद दौला। अब सुहाज उद दौला को जैसे ही मीर कासिम बताते हैं कि ये इस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो सुहाज उद दौला को
यहाँ पर एक तरह से सेम ही सिचुएशन देखने को मिल रही थी। तो सुहाजुद्दौला भी ब्रिटिशर से परेशान होते हैं, और शाह आलम सेकंड जो मुगल किंग होते हैं और अपने ही अंपायर से निकाले हुए होते हैं, तो यहाँ पर शाह आलम सेकंड भी साथ में आ जाते हैं। शाह आलम सेकंड के बारे में हम प्रीवियस सेशन में काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। शाह आलम सेकंड, सुहाजुद्दौला एंड मीर कासिम, ये मिलकर ज्वाइंट आर्मी बनाते हैं, और लगभग इनकी जो ज्वाइंट आर्मी होती है वो 40,000 30,000 के आसपास होती है। और ये एक तरह से हलाने जंग कर देते हैं। और देन यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हमें देखने को मिलता है। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के पास ट्रूप थे ओनली 7,000, और जैसे कि मैंने आपको बताया इन तीनों के पास सेना थी लगभग 40,000 50,000 के आसपास, 30,000 से लेकर 50,000 के इन बिटवीन आप लगा सकते हैं। और ये एक ही दिन में ये बैटल हार जाते हैं, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, सुहाजुद्दौला। अब जैसे ही ये बैटल हारते हैं तो मीर कासिम, सुहाजुद्दौला एंड जो शाह आलम सेकंड थे भाग जाते हैं। अब मीर कासिम तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही अपनी बेकार लाइफ जीते हैं, और एक तरह से ये बैगर बन के अपनी जीवन व्यतीत करते हैं बाद में, और फिर इनकी डेथ हो जाती है। अब जो मीर कासिम तो चले गए, और देन सुहाजुद्दौला एंड जो शाह आलम सेकंड है इनको ब्रिटिशर्स इनवाइट करते हैं कि आइए ट्रीटी कीजिए। और 1765 में हेक्टर मुनरो जो कि ये बैटल लड़ रहे होते हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से वापस बुलाते हैं कि आप आइए और बताइए कि इनका क्या करना है, जो कि सुहाजुद्दौला है और जो मुगल किंग है शाह आलम सेकंड। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं कि आप इलाहाबाद आइए और देन यहाँ पर हम बात करेंगे। और इलाहाबाद में ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी में डिसाइड किया जाता है कि जो कारा और इलाहाबाद वाला रीजन है वो हम शाह आलम सेकंड को दे रहे हैं, कि आप शाह आलम सेकंड को 2 एरियाज यहाँ पर गिफ्ट करेंगे, और साथ साथ आपको पेंशन दी जाएगी 26 लाख की, और बदले में आप हमें क्या दे दीजिए, दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और सुहाजुद्दौला से कारा और इलाहाबाद वाले 2 रीजन ले लिए, साथ साथ वार इंडेमनिटी भी लिया गया कि हमने आपके साथ बैटल लड़ी थी और इस बैटल पर खर्चा हुआ 50 लाख का, ये खर्चा आप हमें दीजिए। और अब सुहाजुद्दौला को बोला गया कि आपको अपनी आर्मी रखने की ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है, आप अपनी आर्मी मत रखिए, हम ब्रिटिश ट्रूप्स यहाँ पर लगाएंगे और इनको जो सैलरी है वो आप देंगे, ये आपकी सुरक्षा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया एक तरह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में बेसिकली क्या क्या हमें देखने को मिला। और देन जो दीवानी राइट्स दिए गए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के, वो हम एक बार समझ लेते हैं। दीवानी राइट्स अगर हम इजी वे में समझें तो आप ऐसे समझो कि जो लॉ वाली पावर है वो किसके पास चलेगी, ब्रिटिशर्स के पास। टैक्स वसूलने की पावर किसके पास चलेगी, ब्रिटिशर्स के पास। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना वो ब्रिटिशर्स लेंगे। और यहाँ पर जो नवाब है, नवाब किसको बनाया गया मीर कासिम के बाद, फिर से मीर जाफर को बनाया गया। जो नवाब होंगे उनको निजामत का काम दिया जाएगा, निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क। अब पब्लिक वेलफेयर वर्क के लिए इनको 56 लाख रुपए दिए जाएंगे एनुअली। और बाद में ये जो 26 लाख की अमाउंट थी इसको घटाकर 33 लाख कर दिया गया, और नवाब का जो एक काम था वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर वर्क का ही रह गया था। मिलिट्री, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे के सारे कौन संभालेंगे, ब्रिटिशर्स संभालेंगे। और ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए 2 डिप्टी नवाब्स भी नियुक्त करेंगे। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो डिप्टी नवाब थे इनकी सैलरी भी कौन देगा, नवाब ही देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद। तो यहाँ पर हुआ क्या, 1759 में, 1769, होपफुली यहाँ पर मैं हिंदी में 69 को जो कंसिडर कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, 1769 से लेकर 1772 तक 3 साल में बंगाल में बहुत भयंकर फेमाइन आया। और इस फेमाइन में ऐसा कहा जाता है कि 1/3 जनता की डेथ हो गई बंगाल वाले रीजन में। बंगाल बहुत बड़ा था, मैं आपको फिर बता देता हूँ, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड आज का वेस्ट बंगाल। तो 1/3 लोग यहाँ पर इनको अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि फेमाइन बहुत भयंकर था। और 1770 में इसको फेमाइन को कहा जाता है बंगाल का फेमाइन। वैसे 3 साल ही फेमाइन का हमें देखने को मिला था, और इसको मैन मेड फेमाइन भी कहा गया है। और अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैन मेड फेमाइन इसको किसने कहा है। और मैं आपको यहाँ पर एक तरह से ट्रिक देता हूँ, एक क्लू देता हूँ, वो हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 1770 के फेमाइन को मैन मेड फेमाइन कंसिडर किया है। चलिए, तो हम वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पर फेमाइन आया, और जो नवाब थे वो तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। अब हमें यहाँ पर ये लग रहा होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत रिच होगी, नहीं, ये भी बैंकरप्ट हो जाती है, इनका भी एक तरह से दिवालिया ये अपने आप को घोषित कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया अपने आप को घोषित करती है, उसके बाद जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक तरह से ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को हटाने की बात करती है। और हटाने के बाद यहाँ पर आपको बताइए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करा गया था।
और रेगुलेटिंग एक्ट में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे वो कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में नहीं, पहले हम समझेंगे एरिया टू एरिया किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कब्जा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैसूर वाला एरिया, देन हम डिस्कस करेंगे मराठा वाला एरिया, देन जो पंजाब वाला रीजन है, और अवध वाला रीजन भी हम एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। अवध हो गया, त्रावणकोर हो गया, ये जो रीजन्स थे जहां पर इतनी कुछ हमें बैटल्स नहीं देखने को मिली थी, वो हम एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन नियुक्त करे गए थे। और बैंक होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से अमाउंट भी लिया था एज अ लोन के तौर पर। और यहाँ पर बैंक होने का रीजन क्या था कि जो ब्रिटिशर्स के जो एम्प्लॉय हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर करप्शन कर रहे थे, अपनी ही यहाँ पर जेब भर रहे थे, और डेट्स वाई यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक तो बैंक होगी और ऊपर से बहुत भयंकर वाला फेमाइन आ गया। तो होपफुली ये सेशन में आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।